नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोग सिलेक्शन हो जाएगा, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के अपने एमसीक्यू वाले सीरीज में। एमसीक्यू वाले सीरीज में आज हम बात करेंगे बुद्धि वाले चैप्टर के बारे में, यानी कि आज हम बुद्धि वाले चैप्टर के सारे एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास नोट्स है तो अपने पास नोट्स भी रख सकते हैं आप, और देखकर अगर चाहे तो दे आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करके बुद्धि वाले चैप्टर को कंप्लीट करिए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न यही कह रहा है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? पिंटर का है। दूसरा ऑप्शन कहता है वुडवर्थ का है। तीसरा ऑप्शन कहता है थॉर्नडाइक का है। और चौथा ऑप्शन कहता है कॉल्विन का है। जवाब दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ छात्र सोच रहे हैं कि अच्छा इसका आंसर क्या दें। सोचिए मत, जवाब दीजिए। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति है, इस कथन को किसने कहा है? तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। दूसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि सीखने की योग्यता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब ए और केवल ए सही है, केवल बी सही है, और ए और सी सही है, और ए सभी सही है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर इसके जवाब के बारे में हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब होगा चौथा सही होगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता होती है। बिल्कुल जैसे हम सभी आप लोगों में बुद्धि है, तो हमारे लिए कोई भी नया पर्यावरण कितना भी रहे, हम अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे कि बात करते हैं, अगर हमें अमेरिका या चाइना भेज दिया जाए तब भी हम वहां जाके अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बिल्कुल, बुद्धि जो होती है, हम सभी लोगों में जो बुद्धि है वो हमेशा कहीं ना कहीं सीखने की योग्यता बताती है। और बच्चों के संदर्भ में भी देखा जाए तो बच्चे भी कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते हैं। बुद्धि क्या करती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता रखती है। बिल्कुल, जिन चीज़ों को हम नहीं देखे हैं, भले ही अमेरिका को आज तक हमने नहीं देखा हुआ है, लेकिन हमें अगर वहाँ की कोई परिस्थितियाँ बताता है तो हम उस तरह की परिस्थितियों को महसूस करके और उसका चिंतन कर लेते हैं, उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौथा दोस्तों सही हो जाता है। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, प्रश्न ये है कि बुद्धि शक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? वेसलर। और दूसरा ऑप्शन कहता है हैवर व फ्राइड। तीसरा ऑप्शन कहता है थ्रस्टन। चौथा ऑप्शन कहता है टर्मन। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है दोस्तों। तो जवाब इसका जल्दी से दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इस कथन को किसने कहा है? वेसलर महोदय ने कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? तो ऐसा कौन सा कारक है जो बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है जो छात्र हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं। और हमने क्या किया है, जो लोग हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं, जो हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए भी हमने किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ? तीन वीडियो में पूरा CDP कंप्लीट किया हुआ है। अगर वे चाहें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? इसका जवाब जल्दी से बताइएगा। इसका जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक के बारे में हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन कहता थॉर्नडाइक ने, दूसरा ऑप्शन कहता रायबर्न ने,
तीसरा ऑप्शन कहता है कॉल्विन ने और चौथा ऑप्शन कहता है थॉमसन ने। जवाब दीजिएगा इसका, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल्विन ने। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि और बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? कॉल्विन ने दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि जीवन के अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। और चौथा ऑप्शन कहता है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उचित बुद्धि है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर क्वेश्चन ए पूछा जा रहा है कि बुद्धि की परिभाषा कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल सही है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। हमारे पास दिमाग है, हम किसी भी चीज़ को आराम से अर्जित कर सकते हैं। अब जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल बुद्धि है। और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं है, मतलब ये बुद्धि की परिभाषा में नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे पास दिमाग होता है तो हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम अपने आप को चीज़ें कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, यानी उसका यूज कर सकते हैं, उसका सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि की परिभाषा पूछी जा रही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है वो गलत हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह कहाँ से प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन कहता है कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन कहता है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। चौथा ऑप्शन कहता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है और फिर वह प्रभावित होती है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है, या कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत से है, या गार्डनर की बात करते हैं? देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए तमाम तरह के कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है? यहाँ पर आप जानते हैं कि गार्डनर साहब की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? गार्डनर साहब की बात की जा रही है, जो कि आप जानते हैं इन्होंने अगर देखा जाए तो 8 बुद्धि सिद्धांत दिया। वैसे में अगर देखा जाए तो 9, और अगर देखा वर्तमान में सिलेबस में देखा जाए तो हमारे पास 8 की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया हुआ है? भला कौन नहीं जानता? आप कह रहे होंगे सर चिंटू पिंटू क्वेश्चन आप पूछेंगे। कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे बिने, टर्मन, गार्डनर, किम्बले, यंग। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी बिने की बात करती हैं तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया हुआ है? बिने ने दिया हुआ है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो बिने ने दिया है, टर्मन ने दिया है, गार्डनर ने दिया है, ये तो बता ही दिया मैंने। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि तार्किक बुद्धि से संबंधित है, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। जवाब दीजिएगा इसका, जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित होता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत में तार्किक गणितीय से संबंधित बातें कही गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब देते चलिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? स्थानिक बुद्धि का, भाषाई बुद्धि का, शारीरिक गति का,
और सांगीतिक बुद्धि का। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देने में आपको कठिनाई नहीं महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे छात्र इसका लगातार जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाता है स्थानिक बुद्धि की बात की जा रही है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यदि आपकी कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताया करें। अच्छा, बहुत सारे छात्र जो होते हैं हमारे ऐसे हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन सभी छात्रों को, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बाद में भी जुड़ते हैं, उन सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वे बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सर अगर ऑफलाइन में इतना मेहनत करते हैं क्या ऑनलाइन वालों के साथ मेहनत करेंगे या नहीं। बिल्कुल जो लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ पूरी उसी तरह से मेहनत की जाएगी जिस तरह से ऑफलाइन मेहनत की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितनी भी चीज़ें करवाई जा रही हैं आप करते चलिए और फिर पेपर में बैठिए, आपको खुद में पता चले कि खुद में खुद एहसास होगा कि प्रवीण सर ने हमें कितना कुछ करवा के दिया था। चलिए, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन किसका है? अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कठिनाई हो रही है तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही है। कुछ छात्रों ने इसका जवाब दिया है और बड़े ही अच्छे और बड़े ही सरलता पूर्वक उन्होंने जवाब दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, इसका जवाब दीजिएगा। एक कारक सिद्धांत क्या टर्मन साहब ने दिया हुआ है? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत क्या थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है? द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या स्पीयरमैन महोदय ने दिया है? और अगर देखा जाए तो यहाँ पर समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या थर्स्टन महोदय ने दिया है? इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट किया करें। और जो छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरह से आप जुड़ते रहिए और जवाब देते रहिए, ठीक है। तो जवाब देते रहिए, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों द्विकारक सिद्धांत। यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर कैसे भाई द्विकारक सिद्धांत कैसे गलत हो जाता है? अगर देखा जाए ऐसे में तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। द्विकारक सिद्धांत को तो स्पीयरमैन ने दिया है, बिल्कुल सही है, द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया है। और समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो थर्स्टन महोदय ने दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। एक कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर दूसरा गलत हो रहा है। दूसरा गलत हो रहा है। तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है दोस्तों वो आरबी कैटल ने दिया है। कौन दिया है? यहाँ पर ऑप्शन ही हो जाता है आरबी कैटल। कौन? आरबी कैटल। कौन है यहाँ पर? आरबी कैटल की बात करते हैं तो आरबी कैटल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने एक तरीके से तरल ठोस बुद्धि वाला सिद्धांत दिया था। बाकी सारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। एक तो हो गया एक कारक सिद्धांत, टर्मन साहब ने द्विकारक सिद्धांत, एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्पीयरमैन महोदय, और तरल ठोस बुद्धि कारक की बात करते हैं तो एक तरीके से आरबीएल, क्या नाम है इनका, नेम क्या है यार, अभी लिखा था ना, आरबी कैटल। हाँ, आरबी कैटल के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो थर्स्टन साहब हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं तो गार्डनर साहब हैं। और पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं। इसको भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और प्रतिदर्श सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉमसन महोदय हैं, ठीक है। आइए समझते हैं अगले पॉइंट के बारे में। आइए समझते हैं यानी कि अगले प्रश्न के बारे में कि क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। प्रश्न ये है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो एक एक ऑप्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर एक एक ऑप्शन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे कम क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन ना किया जाए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं और जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू करते हैं उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। चलिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में कुछ सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है। जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि का व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है।
किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम में क्या होता है कि मानसिक योग्यता, और द्वितीय में होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें द्विकारक सिद्धांत में आती हैं। द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? बिल्कुल आप सही हैं। द्विकारक का सिद्धांत अगर देखा जाए तो स्पीयरमैन महोदय हैं, अभी हमने आपको बताया था। और यहाँ पर ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो चौथा होता है बिल्कुल सही हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर चौथा अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। एक तो प्राथमिक मानसिक योग्यता है और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। पहले को जी से प्रदर्शित किया गया है और दूसरे को अगर देखा जाए तो यस से प्रदर्शित किया गया है। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। एक मिनट, हाँ ये तो था चौथा, ठीक है। अब बताइएगा अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न ये है दोस्तों, प्रश्न ये है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक महोदय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप माना जाता है? पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उच्च मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होती हैं, जो उन क्रियाओं के ग्रुप होते हैं और उनमें एक अपना प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। चौथा ऑप्शन कहता है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है और प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता है। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक हैं। इसका जवाब दीजिएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है या शोध आधारित नहीं है? विभिन्न बुद्धियां और भिन्न विद्यार्थियों के लिए और पद्धतियों की मांग करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं और चौथा ऑप्शन कहता है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब एक देखिए क्वेश्चन में ये है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसको ये बताना है आपको। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय मतलब इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप बताइएगा। चलिए, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है और बुद्धि प्राक्रमण की बात करते हैं। बुद्धि प्राक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है और विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। उन सभी छात्रों को मैं नेम लेना चाहूँगा जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। जैसे कि बात करती हैं प्रियंका जी की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनका सपोर्ट हमेशा बना रहता है। साथ साथ इनके टीम में अगर देखा जाए तो मोनिका जी हैं, डिम्पल जी हैं, बहुत ज़्यादा ये सभी छात्र हमारे साथ जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से भी हमें सपोर्ट करते हैं। हर तरीके से कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट करते हैं कि सर आप पूरी क्लास लिया करें और डेली क्लास लिया करें। ठीक है, तो चीज़ें क्या होती हैं जब कोई छात्र इस बात को इंतज़ार करता रहता है कि हाँ कि क्या नाम है एक तरीके से
हमें पढ़ना है तो फिर जो टीचर होता है उसे पढ़ाने का और मन करता है। ऐसे ही बात करते हैं हमारे साथ अगर देखा जाए तो अर्चना जी हैं, जो एक तरीके से हमारे यहाँ सुपर टेट की तैयारी करती हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो जैसे रीना जी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ती हैं। और ललिता जी के बारे में बात करते हैं, इन्होंने हमारे यहाँ पीजीटी की तैयारी किया, लेकिन इन्होंने सीटेट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते रहते हैं। ये सभी छात्र हैं। और स्वाति जी की बात करते हैं, और ललिता एक और हैं, वे भी जुड़ती रहती हैं बीच बीच में। और भी छात्र हैं जुड़ते रहते हैं। मीनाक्षी जी की बात करते हैं, एक बाद में वीडियो को देखती हैं। जो छात्र बाद में देखते हैं वे भी अगर अपना नेम लिख दिया करें तो हमें पता चल जाए कि हाँ, अगर आप देखते हैं तो आपका भी नेम लिया जा सके, ठीक है। आप सभी छात्र जितने भी हैं कहीं ना कहीं हमें भावनात्मक रूप से भी प्रेरित करते हैं। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब जैसा भी होता है वे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, सर क्लासेज लेते रहिए, क्लासेज ऑफ नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा लगता है जब छात्रों के द्वारा ऐसी बातें कही जाती हैं। देखिए, अब बात अप्रिसिएशन की नहीं है कि हमें अप्रिशिएट करते हैं, बात मैं ये नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई सुनना चाहता हूँ। बात ये होती है कि जब क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे इतने सारे छात्र हैं जो हमारा इंतजार करते हैं, तो फिर काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को हम नाराज नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। और कुछ छात्र हमारे नए जुड़ रहे हैं तो वे भी अपना नाम बता दिया करें। आज कुछ छात्रों ने अलग मैसेज किया था, एक हमने बहुत अच्छा मैसेज डाला था शॉर्ट वीडियो में, हमने एक डाला था, एक प्रश्न डाला था और उसका जवाब बहुत सारे छात्रों ने दिया है। उनका नेम मैं बहुत जल्द ही शेयर करने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बुद्धि प्राक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन कहता है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय इसके। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि इसकी बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अगर देखा जाए तो आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन कहता है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, चौथा ऑप्शन कहता है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत सारे छात्र जवाब दे रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि कैसा जवाब दिया जाए। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा है। आजकल बुद्धि का परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से नहीं सही है, यहाँ पर ये बताना है। तो आप देख रहे हैं बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अगर बुद्धि के बालकों पर अन्य बालकों की तुलना पर में ध्यान देना है तो ये बातें यहाँ पर गलत हो जाती है। यानी कि 18 का अगर देखा जाए दोस्तों तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा अगर आपके कोई भी प्रश्न, अच्छा अगर आपको कोई, मैंने आप लोगों से एक बातें कही हैं कि अगर कोई छात्र चाहता है कि कोई टॉपिक पढ़ना चाहे, कोई चाहता है कि मुझे ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दिया जाए, सीडीपी एनवायरनमेंट या हिंदी की पैडागोजी, मैथ की पैडागोजी। मैं हिंदी की पैडागोजी, मैथ की पैडागोजी की अभी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैं कल बना दूंगा जहाँ तक मेरी आशा है, और कल मैं बना दूंगा। और कुछ छात्रों ने संस्कृत के नोट्स मांगे हैं तो उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज कल में इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। 20 वर्षीय बच्चा जो होता है बुद्धि लब्धि परीक्षण में 120 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या वर्ष क्या होगी? जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा,
ठीक है, आप लोग बाद में लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अब भला कौन नहीं जानता है कि बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र है मानसिक आयु अपान CA, यानी कि कालानुक्रमिक आयु इंटू 100 की बात करते हैं, कालानुक्रमिक आयु अपान मानसिक आयु गुणे 100 की बात करते हैं। आप लोग जवाब बताइएगा इसका क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का पहला सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 20 का पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र है वो है मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, इंटू 100 की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है कि एक तरीके से फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को अगर देखा जाए तो इसका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है। आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है और बुद्धि को एक भी आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से दीजिएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका जवाब सही हो जाएगा। चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व में चलता है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है और बुद्धि भी एक आधार पर होता है और ताकि कम से कम त्रुटि हो सके। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है और इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए एक अधिगम प्रणाली का चयन करना। तीसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। केवल ए और बी और सी और ए सभी। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है और कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण माना जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं कि जो अब स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे बायजूज आपका नाम आपने सुना हुआ, अब यहाँ पर उसका प्रचार भी हो गया। अनअकैडमी की बात करते हैं तो जैसे ये सब स्कॉलर टेस्ट करवाते हैं, स्कॉलरशिप पर क्या करते हैं एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो कई बार किसी का बहुत अच्छा रहता है तो वो क्या करता है अपना मतलब जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उन सभी छात्रों का एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं भी सोच रहा हूँ कि सुपर टेट में स्कॉलरशिप टेस्ट रखूँ और जो छात्र अच्छे नंबर लाते हैं उन सभी छात्रों का मैं सोच रहा हूँ कि एडमिशन लूँ और उनके लिए ही विशेष प्रावधान किए जाएं और जो छात्र अलग से भी एडमिशन ले उनके लिए भी विशेष प्रावधान। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप लोग कहिए तो फिर स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट करवा दिया जाए और जब जिसमें क्या होगा फीस कम हो जाएगी। जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उनकी फ़ीस कम हो जाएगी दोस्तों। वैसे तो ज़्यादा फीस वैसे भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनकी फ़ीस कम से कम हो जाए। ठीक है, चलिए इसका जवाब सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा चौथा सही। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में।
प्रश्न ये है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार से बचना चाहिए। यहाँ पर आप टीचर हैं और आप बताइएगा क्या करेंगे, आप कैसे आप बचना चाहेंगे। परिणाम के आधार पर सुधार करने के लिए परामर्श देना, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, और तीसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए कार्य करना, और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दरअसल आज बगल पड़ोसी मुल्क में है भी कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको हो सकता है वॉइस जा रही हो, कोई बात नहीं, आप जवाब देते चलिए, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही होगा। एक अच्छे टीचर यदि आप हैं तो व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद आपका व्यवहार कैसा होगा, परिणाम मतलब व्यवहार से बचना चाहिए आपको कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना होगा। मतलब जिन बच्चों में क्या है कि कम बुद्धि है तो वहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि कैसे उन्हें कठिन कार्य ना करने दिया जाए, उन्हें पहले सरल काम करवाया जाए, धीरे धीरे उन्हें कठिन कार्य करवाया जाए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित करती है। अभी हमने आपसे पूछा था, आप देखिए 2012 में यह प्रश्न आ चुका है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा गार्डनर साहब। अभी हमने आपसे पूछा था जो छात्र स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे वे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है वे इसका जवाब दे सकते हैं। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम, कम से कम, पूर्ण और उच्च की बात करती हैं। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, यानी उच्च हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है बुद्धि प्राक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा एक तरीके से इसका हो जाएगा जवाब दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं तो बहुबुद्धि में इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं। तो प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यहाँ पर बुद्धि प्राक्रमण संक्रियाओं का विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। थोड़ा से बगल क्लास चल रही है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जवाब दूसरा सही हो जाएगा जो कि पहले से ही टिक लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा आप लोग। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी किस वर्ष, मतलब क्या होगी, 15, 12 और 8 और 14। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों का स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत और सामाजिक अनुभाविक। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। अतिरिक्त बुद्धि के यानी कि सामाजिक बुद्धि के अतिरिक्त निम्नलिखित पक्षों का स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
हार्वर्ड गार्डनर का बहुउद्देश्य सिद्धांत पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुउद्देश्य सिद्धांत पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं और प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए दोस्तों यदि आ रहा है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुउद्देश्य सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि हर व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग बुद्धि होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक की योग्यता बनाती है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना और विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों के यहाँ बताने में अपने जीवन को कैसे सुधार करना होगा। चलिए इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए दोस्तों। ये हमारा लास्ट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।